एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आज इसी वक्त आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे अनकंफर्टेबल सच किसी अपने को बताना पड़े तो क्या आप बता पाओगे? कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल डिसीज़न वो नहीं होता जहां हमें पता नहीं होता कि क्या करना है। सबसे मुश्किल डिसीज़न वो होता है जहां हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन उस सच के कंसिक्वेंसेस से हमें डर लगता है और शायद इसी डर की वजह से हम एक कन्वर्सेशन को कल पर छोड़ देते हैं, फिर एक और कल, फिर एक और धीरे धीरे कन्वर्सेशन खत्म नहीं होती, सिर्फ लेट हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसी बात के बारे में सोच रहा था, सच बोलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, गलती मान लेना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, और हम अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन उन लोगों से क्यों नहीं कर पाते जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और इसी क्वेश्चन ने मुझे एक हेडलाइन तक पहुंचाया, पुणे मर्डर केस। एक ऐसा केस जिसके बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई और अभी भी चर्चा में है। एक यंग बिजनेसमैन, एक इंगेजमेंट, एक पुराना किला और एक मौत। पहले इसे एक एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया, अरेस्टेड हुए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अब ये केस कोर्ट के सामने है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी बात होगी वो दो हिस्सों में होगी, एक जो वेरीफाइड फैक्ट है और दूसरा वो सवाल जो इस केस ने मेरे दिमाग में खड़े किए, क्योंकि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि इस केस में क्या हुआ, लेकिन इस हेडलाइन ने जो सवाल खड़े किए उन पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है। बियॉन्ड द हेडलाइंस, हर हेडलाइन एक कहानी बताती है, लेकिन हर कहानी सिर्फ हेडलाइन नहीं होती। पुणे मर्डर केस इकलौता केस नहीं था, ऐसे केस हमारे सामने आते रहते हैं और जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है हमारा पहला रिएक्शन लगभग हमेशा एक जैसा ही होता है, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। और ऑनेस्टली ये तीनों सवाल जरूरी है और इनका जवाब मिलना भी चाहिए। और इस केस में उन सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के प्रोसेस से ही आएगा। इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट्री में ना किसी को जज करने आया हूँ और ना किसी को क्लीन चिट देने, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि शायद मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो हम सब करते हैं। मैं सिर्फ इस केस को देख रहा था, उस केस के पीछे छुपे हुए सवाल नहीं। फिर मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, अगर कल पुणे की जगह किसी और सिटी का नाम होता तो फिर क्या मेरा सवाल बदल जाता? शायद नहीं, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री पुणे केस के बारे में कम और हमारे बारे में ज़्यादा है। हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जहां हमें एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करनी होती है, कभी पेरेंट्स से, कभी पार्टनर से, कभी दोस्तों से और कभी कभी खुद से भी। और पता नहीं क्यों सबसे मुश्किल काम अक्सर सच बोलना ही लगता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर डिफिकल्ट कन्वर्सेशन किसी ट्रेजेडी में बदल जाती है, बिल्कुल नहीं। हर दिन लाखों लोग अपनी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करते हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक क्राइम को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रही है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक और क्वेश्चन पूछ रही है, क्या हम इमोशनली उतने ही प्रिपेयर्ड हैं जितना प्रोफेशनली बनना चाहते हैं। और शायद इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें साइकोलॉजी तक जाना पड़ेगा, फैमिली तक जाना पड़ेगा, एजुकेशन तक जाना पड़ेगा और शायद खुद अपने घर तक भी, क्योंकि कभी कभी एक हेडलाइन को समझने के लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी होता है। चलिए अब थोड़ा क्राइम सीन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंसान अपने सबसे मुश्किल डिसीजन कैसे लेता है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं किसी इंसान के दिमाग को समझने का क्लेम करता हूँ, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते वक्त मैंने साइकोलॉजी की कुछ रिसर्च पढ़ी और एक कॉन्सेप्ट बार बार मेरे सामने आया, अवॉइडेंस कॉपिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल सा है लेकिन आइडिया बहुत सिंपल है। कभी कभी जब कोई सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है तो हम उसका सामना करने के बजाय उसे पोस्टपोन करना शुरू कर देते हैं। कल बात करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और वेट करते हैं। सुनने में छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन कभी कभी ये कल महीनों में बदल जाता है और कभी सालों में। एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, कितनी कन्वर्सेशंस ऐसी है जो आप जानते थे कि करनी चाहिए थी लेकिन आप कर नहीं पाए। शायद पेरेंट्स से, शायद पार्टनर से, शायद किसी दोस्त से या फिर शायद खुद से। और मुझे लगता है प्रॉब्लम कन्वर्सेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस कन्वर्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की। सच बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मना कर दिया तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो लोग जज करेंगे। ये सवाल सिर्फ किसी एक केस के नहीं है, ये सवाल हम सब की जिंदगी के हैं।
और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री पुणे केस को एक्सप्लेन नहीं करती, ये डॉक्यूमेंट्री हमें समझने की कोशिश कर रही है। रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग बात बताती है, प्रॉब्लम इमोशंस नहीं होते। गुस्सा, डर, जेलसी, सेम, ये सब नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उन इमोशंस के साथ करते क्या है। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग हेल्प मांगते हैं, कुछ लोग वक्त लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ अंदर ही दबा देते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इन इमोशंस को समझाना किसी भी गलत काम का जस्टिफिकेशन नहीं है। किसी भी क्राइम की जिम्मेदारी उसी इंसान की होती है जिसने वो क्राइम किया। साइकोलॉजी सिर्फ बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है, उसे जस्टिफाई नहीं करती। और यही मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, अगर इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करना इतना इंपॉर्टेंट स्किल्स है तो ये स्किल हमें सिखाई कहाँ जाती है? स्कूल में, फ्रेंड्स से, फैमिली में, या सिर्फ लाइफ हमें धीरे धीरे सिखा देती है? कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे स्ट्रेंज जगह घर होती है। यही हम बोलना सीखते हैं और कई बार यही हम चुप रहना भी सीख जाते हैं। बचपन में हम हर बात बताते थे, आज स्कूल में क्या हुआ, किसने पेंसिल ले ली, किस टीचर ने डांट दिया, सब कुछ हम घर में बताते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे बातें छोटी नहीं हुई, सिर्फ उन्हें बताना बंद कर दिया। पहली बार किसी को पसंद किया, नहीं बताया। पहली बार दिल टूटा, नहीं बताया। पहली बार किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हुए, नहीं बताया। और कभी कभी ये भी नहीं बताया कि हम ठीक नहीं है। एक बात बताइए, ऐसा कब हुआ, किस दिन हुआ जब हमें लगा कि घर में कुछ बातें नहीं की जा सकती? सच कहूँ तो मुझे इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं पता और शायद किसी के पास है भी नहीं। लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि कब एडवाइस देनी है और कब सिर्फ उन्हें सुनना है। और बच्चों को भी समझ नहीं आता कि कब सच बोलना सेफ होगा और कब नहीं। इसलिए शायद प्रॉब्लम प्यार की नहीं है, प्रॉब्लम कन्वर्सेशन की है। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरे के इमोशन तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी आपने नोटिस किया है, हम घर में पूछते हैं पेपर कैसे गया, ऑफिस कैसा था, सैलरी कब बढ़ेगी? ये सारे सवाल जरूरी है, लेकिन कितनी बार हम पूछते हैं तू कैसा है? और उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर सामने वाला सच में बोल दे कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो क्या हम सुनने के लिए तैयार है या हम तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं? मैं किसी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा और ना ही किसी जनरेशन को, क्योंकि शायद हमारे पेरेंट्स ने भी ये कन्वर्सेशन कभी सीखी ही नहीं। उन्होंने भी अपनी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए सीखी और आज वो वही दे रहे हैं जो उन्हें मिला था। शायद ये किसी एक जनरेशन की गलती नहीं है, ये एक साइकिल है और हर साइकिल की तरह इसे भी तोड़ा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक कन्वर्सेशन है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर लगता है कि हर हेल्थी सॉल्यूशन की शुरुआत एक कन्वर्सेशन से ही होती है। और कभी कभी सिर्फ इतना सा एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ किसी इंसान की पूरी सोच को बदल सकता है। लेकिन घर सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, क्योंकि जिस इंडिया में आज का यंग जनरेशन बड़ा हो रहा है वो इंडिया 20-25 साल पहले वाले इंडिया से बिल्कुल अलग है। और अगर हमें समझना है कि आज के रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस और डिसीजन इतने कॉम्प्लेक्स क्यों लगते हैं, तो हमें घर से बाहर निकलकर सोसाइटी को भी देखना होगा। अगर आप सिर्फ 20-25 साल पहले का इंडिया को देखो और आज के इंडिया को देखो तो बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे पेरेंट्स जिस इंडिया में बड़े हुए और हम जिस इंडिया में बड़े हो रहे हैं वो दोनों बिल्कुल ही अलग है। आज एक छोटे से शहर का स्टूडेंट दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का लेक्चर देख सकता है। एक लड़की अपने होम टाउन से निकलकर दूसरे शहर में करियर बना सकती है। एक लड़का घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकता है। एक स्मार्टफोन पूरी दुनिया को हमारी पॉकेट में ले आया है। और ऑनेस्टली ये सब एक इनक्रेडिबल चेंज है, ये प्रोग्रेस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है और हमें इन्हें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन हर प्रोग्रेस अपने साथ नए क्वेश्चन भी लाती है और शायद हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं, चॉइस है। पहले ऑप्शन कम थे, आज ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। करियर का ऑप्शन, सिटीज़ के ऑप्शन, रिलेशनशिप के ऑप्शन, लाइफ जीने के ऑप्शंस, और जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो डिसीजन भी और मुश्किल हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, आज का यंग पर्सन अपना करियर खुद चूज करना चाहता है, अपना शहर खुद चूज करना चाहता है और कभी कभी अपना लाइफ पार्टनर भी। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इंडिया की रियलिटी
थोड़ी सी अलग है। यहाँ शादी अक्सर सिर्फ दो लोगों का डिसीजन नहीं होता, दो फैमिलीज, दो एक्सपेक्टेशन, दो ट्रेडिशंस और कभी कभी दो अलग तरीके से दुनिया को देखने वाले लोग। और जब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक ही डिसीजन के आसपास आ जाती है तो प्रेशर बढ़ता है और कम्युनिकेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं एक बात बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और ना ही ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल थिंकिंग प्रॉब्लम है। सच इतना सिंपल नहीं होता। हर फैमिली अलग होती है, हर रिलेशनशिप अलग होता है, हर इंसान अलग होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक दूसरे को समझने से पहले उसे जज करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है हमारे जनरेशन के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, फ्रीडम भी पहले से ज़्यादा है, लेकिन क्या हमने उतनी ही सीरियसली कम्युनिकेशन भी सीखी? कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना सीखा, ना सुनना सीखा, ना कहना सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमने किसी रिलेशनशिप को रिस्पेक्टफुली कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये हमने सीखा। शायद इसीलिए मैं इस डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं मानता। मुझे लगता है ये ट्रांजिशन की कहानी है, एक ऐसे देश की जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है और एक ऐसी सोसाइटी की जो उस स्पीड के साथ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो तो शायद आंसर कुछ ऐसा होगा, बस वो खुश रहे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी जॉब मिल जाए, लाइफ में सेटल हो जाए। और ऑनेस्टली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पेरेंट अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं और शायद यही हर जनरेशन का सपना होता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते वक्त एक सवाल ऐसा था जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, आखिर हम अपने बच्चों को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? एग्जाम्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए या फिर जिंदगी के लिए भी? स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस और ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सिलेबस के बाहर ही आते हैं। किसी का ट्रस्ट टूट जाए तो कैसे रिएक्ट करना है, अगर रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कैसे करना है, और जब लगे कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो हेल्प कैसे मांगनी है। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, लेकिन लाइफ इनका पेपर बार बार लेती है और इस पेपर का कोई मॉडल आंसर नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इमोशंस प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ सोसाइटी की। सच तो ये है कि एक इंसान को एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाता, उसे बनाता है उसका घर, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसके फेलियर, उसके एक्सपीरियंसेस और कभी कभी एक ऐसी कन्वर्सेशन जो उसकी सोच बदल देती है। कभी नोटिस किया है, हम बच्चों को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हम उन्हें बताते कब है? क्या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कभी ना रोना, कभी ना टूटना, कभी किसी से हेल्प ना मांगना? या स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि जब लाइफ मुश्किल हो तब भी सच बोलने की हिम्मत रखना, अपनी गलती मान लेने की हिम्मत रखना और ज़रूरत पड़े तो बिना शर्म के कह पाना कि मुझे हेल्प चाहिए? शायद ये सेंटेंसेस बोलना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और शायद इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट भी है। मैं जितना इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहा था उतना ही मुझे एक बात समझ आ रही थी, हम अक्सर सक्सेस को मेज़र करते हैं नंबरों से, पैकेज से, प्रमोशन से, लेकिन क्या किसी इंसान की मैच्योरिटी को भी मेज़र करने का कोई तरीका है? क्या किसी रिपोर्ट कार्ड में ये लिखा होता है कि ये इंसान डिसएग्रीमेंट को भी रिस्पेक्ट के साथ हैंडल कर लेता है, ये अपनी गलती मान लेता है, ये किसी की ना को एक्सेप्ट कर लेता है, ये ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांग लेता है? शायद नहीं, और शायद इसीलिए ये क्वालिटीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और उसी वक्त मुझे लगा कि शायद ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ पुणे केस के बारे में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री एक और बड़ा सवाल पूछ रही है, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है क्या वैसे वैसे हम भी डेवलप हो रहे हैं? जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री शुरू की थी तब मुझे लगा था कि मैं एक क्राइम को समझाने निकला हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने रिसर्च की, जितना मैंने सोचा, उतना ही मुझे समझ आया कि शायद मैं ये क्राइम नहीं, एक सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्ट इस केस का फैसला करेगा और होना भी वही चाहिए। लॉ अपना काम करेगा, एविडेंस अपनी जगह रखे जाएंगे और सच कोर्ट रूम में ही तय होगा।
लेकिन कोर्ट सिर्फ ये बता सकता है किसी एक दिन क्या हुआ, वो हमें ये नहीं बता सकता कि कल हम किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये सवाल हम सबका है। शायद एक बेटर सोसाइटी किसी एक बड़े स्पीच से नहीं बनती, वो बनती है रोज के छोटे डिसीजन से। जब एक पेरेंट डांटने से पहले सुनने का फैसला करता है, जब एक दोस्त जज करने से पहले समझने की कोशिश करता है, जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम छुपाने की बजाय कह देता है मुझे हेल्प चाहिए, और जब हम किसी से डिसएग्री करते हुए उसकी इंसानियत देखना नहीं छोड़ते। मुझे नहीं पता कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आप मेरी हर बात से एग्री करेंगे या नहीं, और ऑनेस्टली ज़रूरी भी नहीं है कि आप मुझसे एग्री करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगली बार जब आप किसी हेडलाइन को देखें तो सिर्फ ये मत पूछिए क्या हुआ, एक बार ये भी पूछिए इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी है, और उससे भी एक कदम आगे ये हेडलाइन हमारे बारे में क्या कह रही है। याद है मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आज इसी वक्त आपको अपने ज़िंदगी का सबसे अनकंफर्टेबल सच किसी अपने को बताना पड़े, क्या आप अब बता पाओगे? हर हेडलाइन हमें बताती है कि क्या हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ हेडलाइंस हमें मजबूर करती है ये पूछने के लिए कि हम किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं।